जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक आप मैराथन भी बोल सकते हैं इसको, एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लाए हैं जो कि आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। इससे अधिकतर प्रश्न पूछने की संभावना है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर एक बार गो थ्रू करें। एक बार नहीं, मैं तो बार बार बोलूँगा कि इसको एक रिपीटेडली आप देखते रहें, ताकि ये चीज़ें ऐसी हैं जितनी बार देखेंगे उतना कुछ समझने को मिलेगा आपको। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। वेन सांग ने अपना यात्रा वृत्तांत इस नाम से लिखा। वेन सांग ने अपने, आपको पता है कि हमारे भारत में अनेक तीर्थयात्रियों का आगमन हुआ है, तो वेन सांग भी एक चीनी यात्री था। यह 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछने का क्रम है, ये वेन सांग कहाँ से आया था? तो चीनी यात्री था, याद रखिएगा। वो कब आया था? 7वीं सदी में आया था। और किनके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भारत। और इसकी रचना जो थी वो CU के नाम से जानी जाती है। याद रखिए, आप हमारे यहाँ भारत में अनेक तीर्थयात्रियों का आपने क्लास 12th में पढ़ा भी होगा कि यानी जो तीर्थयात्री हमारे यहाँ आए थे वो तीर्थ नहीं करने आए थे, यहाँ कुछ देखने समझने भी आए थे। हमारे यहाँ जो वेन सांग आए थे वो एक चीनी यात्री थे। चीन से सिर्फ वेन सांग ही नहीं आए थे, फाहियान भी आए थे, इत्सिंग भी आए थे। जरा फाहियान के बारे में भी कुछ समझ लीजिए। प्रश्न अगर बनता है तो इन सभी कुछ चीज़ों को एक बार गो थ्रू कर लीजिए आप। 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य को हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते हैं, या चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। दोनों चीज याद रखिए, कभी कभी क्रॉस क्वेश्चन भी आता है, विक्रमादित्य किसको बोला जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो फाहियान भी चीनी यात्री था और इत्सिंग भी चीनी यात्री था। इत्सिंग भी 7वीं सदी में आया था, जबकि फाहियान 5वीं सदी में आया था। 7वीं सदी के अंत में भारत आया था कौन? इत्सिंग। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है, जिसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है। तब पहले चलते हैं पहले प्रश्न में, इसका सही आंसर CU की होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। यवन आक्रमण का उल्लेख यह ग्रंथ करता है। यवन आक्रमण का उल्लेख यह कौन सा ग्रंथ करता है? इसका सही जवाब होगा गार्गी संहिता। गार्गी संहिता। अच्छा, गार्गी संहिता के बारे में कुछ एक बार समझ लीजिए। जो गार्गी मुनि की रचना है, गार्गी संहिता किसकी रचना है? गार्गी मुनि की रचना है। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमणों का उल्लेख है। यह आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुई थी। तो इतना चीज याद रखें आप। तो थोड़ी थोड़ी बात अगर और एडिशन में याद रखें तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ आप संग्रह कर पाएंगे और आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी भी है। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक सिकंदर के साथ नहीं आया था? इसका सही जवाब होगा एस्ट्रेबो सिकंदर के साथ नहीं आया था। अब इसमें कुछ और ध्यान दीजिए। एस्ट्रेबो यानी बाकी जो तीनों सिकंदर के साथ भारत आए थे, सिकंदर का भारत में जो आगमन हुआ था 328 ईस्वी पूर्व में आए थे। यहाँ जो है उसका भीषण युद्ध पोरस यानी पर्वतेश्वर, वर्तमान में पाकिस्तान के राजा से हुआ था। यानी सिकंदर का आगमन पर्वतेश्वर यानी पोरस में हुआ था, जो कि अभी पता है कि पाकिस्तान के राजा से हुआ था। इसका सही आंसर क्या था? एस्ट्रेबो। अच्छा, प्रश्न संख्या 4 की ओर है। कंगियूर और तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तारानाथ ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अच्छा, तारानाथ। कांग्यूर क्या है? और देखिए अभी आपने देखा आपने कांग्यूर और तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना। तो कांग्यूर क्या है ये याद कीजिए। यह बौद्ध वचन माने जाने वाले ग्रंथों का संपूर्ण संग्रह है। बौद्ध, याद रखिए, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, जिसका तिब्बती में अनुवाद किया गया है कांग्यूर। जबकि तांग्यूर जो था यह भी एक तिब्बती अनुवाद है, इसमें भारतीय बौद्ध आचार्यों द्वारा लिखी गई रचनाओं को शामिल किया गया है। तो इतना दोनों में अंतर के रूप में समझेंगे तो आप समझ में आएगा आपको क्या है। अगला प्रश्न 5वें की ओर है। मानव सम प्राणी होमोनिड का उद्भव हुआ। तो मानव सम प्राणी, मानव जैसे जो प्राणी है होमोनिड, उनका उद्भव कब हुआ? इसका सही जवाब होगा 1,20,00,000 से 90,00,000 वर्ष पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। प्रश्न संख्या 6 की ओर है। वर्तमान प्रजाति के मानव के समकक्ष प्रजाति कौन सी है जिसका उद्भव लगभग 50,000 वर्ष पूर्व हुआ था? इसका सही जवाब होगा होमोसेपियन। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर है। जिस स्थल में गढ़ी हुई पक्की ईंटों का बुर्ज प्राप्त हुआ है वह कौन सा है? मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर ए सही है। मोहनजोदड़ो में कुछ और भी अन्य चीजें हैं जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हैं, जैसे स्नानागार, कांस्य की नर्तकी, मिट्टी के तराजू, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ के तस्वीर, दिए, गले हुए तांबे इत्यादि जो है मोहनजोदड़ो के लिए महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को आप निश्चित रूप से एक बार 2 बार सुने ताकि आप परीक्षा में अधिक से अधिक मार्क्स सिक्योर कर पाए। एक बार प्रश्न पूछा सीधा गया था कि सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल के बारे में आप बताएं। तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 22 लाख यानी 22,99,300 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन ए इसका सही है। अच्छा, एक बात और भी याद रखिए, त्रिभुजाकार इनका क्षेत्रफल यानी जो क्षेत्र था वह त्रिभुजाकार था। आप इसके क्षेत्रफल के बारे में, आप चौहद्दी के बारे में समझ लीजिए एक बार थोड़ा सा, कि इसका सही जवाब होगा
लगभग, सॉरी, इसका सही जवाब 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख हम लोग पढ़ते हैं, इसका आंसर 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, मैं गलत बोल गया, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर होगा। इसके चौहदी के बारे में समझ लीजिए कि इसका जो सिंधु सभ्यता जो है विकसित हुई, इसका लगभग विस्तार जो आप देखें उत्तर में यानी नॉर्दर्न पार्ट में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, उसका ठीक दक्षिण की बात करें दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में है, अच्छा पूरब की बात करें तो बलूचिस्तान सुद कांगेडोर में है, और पश्चिम में अगर आप बात करें तो आलमगीरपुर, याद रखें। तो इस तरह से आप इसका ये जो पूरब में जो है पूरब में है उत्तर प्रदेश और पश्चिम में है बलूचिस्तान सुद कांगेडोर, याद रखिएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा वर्ग क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में याद रखें तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर है। मोसोपोटामिया, मिस्र मोसोपोटामिया की सभ्यता का विस्तार सिंधु सभ्यता की तुलना में था, इसका सही जवाब होगा आधा। यह याद रखिए, यह सभ्यता दो नदियों दजला और, आपको पता है मोसोपोटामिया दो नदियों के बीच का जगह है, दजला और फरात के बीच बसा हुआ था, जहां पर धरती की पहली इंसानी सभ्यता मिली थी। तो इस तरह से याद रखिएगा, मिस्र की सभ्यता मोसोपोटामिया की सभ्यता का विस्तार सिंधु सभ्यता की तुलना में लगभग आधा है। प्रश्न संख्या 10 की ओर, प्रश्न संख्या 10 की ओर है। अच्छा, ऋग्वेद में वर्णित हरि यूपिया सिंधु सभ्यता के जिस स्थल से मिलता है उसका सही जवाब होगा हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर हड़प्पा होगा। हरि यूपिया क्या है? यह एक शहर है। हरि यूपिया क्या है? एक शहर है। प्रश्न संख्या 11 की ओर है। जिसमें पूर्व वैदिक आर्यों का विश्वास नहीं था, जिसमें पूर्व वैदिक आर्यों का विश्वास नहीं था, वह था मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति के बारे में उनका विश्वास नहीं था। प्रश्न संख्या 12 की ओर है। उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति थी, उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति या कृषि प्रधान संस्कृति थी, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 13 की ओर है। उत्तर वैदिक कालीन रचनाएं लिखी गई थी गंगा के ऊपरी मैदान में, गंगा के ऊपरी मैदान में, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। प्रश्न संख्या 14 की ओर है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल है, याद रखिए इस तरह के काल वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसका सही जवाब होगा 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। और वैदिक काल कितना था? यह 1500 से लगभग 1000 ईसा पूर्व का समय का, याद रखिएगा। और इसमें याद रखें प्रश्न संख्या 15 की ओर है। प्रश्न संख्या 15 की ओर। श्रावकयान जिसका पर्यायवाची नाम है, श्रावकयान का पर्यायवाची नाम है हीनयान, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अच्छा, हीनयान क्या है? शुरू में बौद्ध धर्म के दो शाखाएं थे, वह हीनयान और महायान में तब्दील हुआ। याद रखिएगा, यह बौद्ध धर्म के आदर्शों को जो ज्यों का त्यों रखना चाहते थे, परिवर्तन नहीं चाहते थे, वे लोग थे। याद रखिएगा इससे जुड़ी हुई बातें। प्रश्न संख्या 16 की ओर है। किस बौद्ध ग्रंथ में गाय को अनंदा, वनंदा और सुखदा कहा है? इसका सही जवाब होगा अभिधम्म पीटक में, अभिधम्म पीटक, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। अभिधम्म पीटक जो है एक बौद्ध ग्रंथ है। इस पीटक का संकलन अशोक के समय में संपन्न हुआ था, जो तृतीय बौद्ध संगीति में मोगलीपुत्तिस ने किया था। तीनों पीटकों को पाली भाषा में लिखी गई है, याद रखिएगा। यह तीनों पीटक जो श्रुत पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक, यह जो है पाली भाषा में लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 17 की ओर है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसका सही जवाब देखिए, याद प्रश्न संख्या 17 है। शून्यवाद संप्रदाय है, शून्यवाद संप्रदाय 4 नागार्जुन से है, नागार्जुन, याद रखिए। चौथा योगाचार संप्रदाय मैत्रेय नाथ से जुड़ा हुआ है। प्रश्न स्थाविर संप्रदाय, अस्थाविर, यह महाकात्यायन, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ। और महासांघिक संप्रदाय महाकश्यप से जुड़ा हुआ है। तो 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 18 की ओर है। प्रश्न संख्या 18। षष्ठम बौद्ध संगीति में एकत्रित लोगों की संख्या थी, यह लगभग 1 लाख, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 1954 में बर्मा के कवाएं यंगून में किया गया था, इसकी अध्यक्षता पीएम यूनू ने किया था। इसका कारण या उद्देश्य आप समझें तो बौद्ध धर्म के 2500 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इनका आयोजन, इस संगीति का आयोजन किया गया था। चलते प्रश्न संख्या 19 की ओर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यह याद रख लेना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। युक्तक एक न्यायिक अधिकारी होता था जो राजस्व के कार्य को भी देखता था, यानी इसका ऑप्शन 2 वाला। लिपिकार यह लेखन कार्य को संभालता था। और सायुक्त जो था वह ग्राम प्रशासन से संबंध रखने वाला था, पदाधिकारी होता था। राजुक जो था वह न्याय, प्रशासन एवं जनहित कार्यों का संपादन करता था। अब देखिए, इन अगर आपको इस तरह से देखा जाए तो अलग अलग प्रश्न भी पूछा जाता है। राजुक किसके लिए जाना, किस पद को संभालते थे? तो न्याय, प्रशासन एवं जनहित कार्यों का संपादन करना राजुक
के जिम्मे था। तो इस तरह से इन प्रश्नों को अलग से भी एक बार, 2 बार, 3 बार, जितने बार आप समझ सकें उतना बार रिवाइज करेंगे ताकि आपके लिए पेपर में आसान हो पाए। मेरा लक्ष्य एक ही है कि आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करें और अपने पद पर आसीन हो जो आप लोग अपेक्षित हैं जिस पद के लिए। चलिए प्रश्न संख्या 20 की ओर है। मौर्य काल की न्यायिक प्रशासन का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। देखिए मौर्य काल के न्यायिक प्रशासन का सर्वोच्च जो होता था वह महामात्र राजा राजुक नहीं, या मौर्य काल में, मौर्य साम्राज्य में मौर्य सम्राट ही सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता था। इसलिए इसमें ऑप्शन जो है इसमें कोई नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 21 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन 3 अशोक के उत्तराधिकारी थे? निम्नलिखित में से कौन 3 अशोक के उत्तराधिकारी थे? अशोक के उत्तराधिकारी महेंद्र, कुणाल और तीवर थे। याद रखिएगा, महेंद्र, कुणाल और तीवर, 3, 4 और 5, 3, 4, 5 ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 22 की ओर है। जैन ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक के बाद का शासक कौन बना था? संप्रति, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि सही जवाब है। प्रश्न संख्या 23 की ओर है। किस ग्रंथ ने संकट में ब्राह्मणों को दासों और शूद्रों का अन्न खाने की अनुमति प्रदान की? बृहस्पति स्मृति में इसके बारे में चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 24 की ओर। यदि शूद्र भक्ति में निमग्न रहे, मदिरापान न करे, इंद्रियों को बस में रखे और निर्भर रहे तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यह उल्लिखित है मत्स्य पुराण में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अच्छा, मत्स्य पुराण में पुराणों की संख्या 18 है। देखिए मत्स्य पुराणों की संख्या 18 है। आपको पता है मत्स्य पुराण में इसके बारे में चर्चा की गई है। मत्स्य पुराण जो है, यानी पुराण जो आपको पता है एक साहित्यिक सोर्स के रूप में जाना जाता है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और पुराणों के रचयिता जो थे वह लोमहर्ष को जाना जाता है। याद रखिएगा, अभी हम बात कर रहे थे, यह जो उक्ति है यह मत्स्य पुराण जो सबसे प्राचीनतम पुराण भी है, यह हमारे पास जो पुराणों की संख्या है वो 18 है। उसमें से मत्स्य पुराण एक है जिसमें इस तरह की उक्ति वर्णित है और इसके रचयिता जो थे वह लोमहर्ष थे। प्रश्न संख्या 25 की ओर है। अधोलिखित किस ग्रंथ में उल्लेख है कि अगर कोई ब्राह्मण शूद्र के यज्ञ में सहायक होगा तो वो नरकगामी होगा? यह विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन नंबर ए होगा, विष्णु पुराण। प्रश्न संख्या 26 की ओर है। प्रश्न संख्या 26। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है याज्ञवल्क्य के स्मृति में। कायस्थ जाति का उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 27वां प्रश्न। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की विशेषता थी स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन। स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन ऑप्शन नंबर डी होगा। चोलों की राजधानी उरैयूर थी। आपको पता है चोल की राजधानी उरैयूर थी, जो कि उस समय सूती कपड़ों का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। याद रखिए। प्रश्न संख्या 28 की ओर है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन? ऋग्वेद, सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। प्रश्न संख्या 29 की ओर है। बेगम शमरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च गिरजाघर का निर्माण कहाँ करवाया था? तो सरधाना में। ऑप्शन नंबर सी होगा, सरधाना। प्रश्न संख्या 30 की ओर है। कौन ऐसा प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक क्षमता पर बल दिया था? प्रशासनिक क्षमता पर बल देने वाले बिंबिसार थे। ऑप्शन नंबर ए। प्रशासन, उनका मानना था कि सैन्य चुस्त दुरुस्त हो तो हम शासन लंबे समय तक कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 31 की ओर है। प्राचीनतम काल में सिक्कों को निर्मित किया गया था। सोने के सिक्के निर्मित किए गए थे। प्रश्न संख्या 32 की ओर है। ताम्रस्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर, जो आज भी परंपरा प्रचलित है, उत्तर से दक्षिण की ओर। प्रश्न संख्या 33 की ओर। निम्नांकित में से कौन एक महाकवि था? निम्नांकित में से कौन एक महाकवि था? तो बाबर एक महाकवि भी था, बाबर। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 34 की ओर है। किस सिख गुरु ने धन और प्रार्थनाओं के द्वारा विद्रोही शहजादे खुसरो की सहायता की थी? अर्जुन देव ने। अर्जुन देव ने। याद रखिएगा, सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव। इन्होंने जहांगीर के बागी पुत्र खुसरो का साथ दिया, जिसके वजह से उसकी हत्या कर दी गई थी। याद, जो एडिशनल बातें मैं बोलता हूँ उसको भी जरा गौर से सुनेंगे आप, क्योंकि उससे भी प्रश्न बनने की संभावना प्रबल होती है। प्रश्न संख्या 35 की ओर है। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था कैप्टन हॉकिंस। ऑप्शन नंबर डी होगा। विलियम हॉकिंस, याद रखिएगा, विलियम हॉकिंस, इसे जहांगीर ने खां की उपाधि दी थी। आपको याद रख लेना है, कभी कभी प्रश्न बनता है कि जहांगीर ने किसको खां की उपाधि दी थी? कैप्टन विलियम्स को, राइट है ना। हाँ, प्रश्न संख्या 36 की ओर है। विलियम हॉकिंस। प्रश्न संख्या 36। भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज कौन सा था? इसका सही जवाब होगा रेड ड्रैगन। ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 37 की ओर है। प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 की ओर है।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यह सूची 1 जो है, ध्यान रखिए, मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह यह केरल से जुड़ा हुआ है। यह मोपला विद्रोह केरल से जुड़ा हुआ है। इसका एक वर्ष भी याद रखिए, 1836 ईस्वी में हुआ था। पावना विद्रोह यह बंगाल से जुड़ा हुआ है, बंगाल, वेस्ट बंगाल, 1873 से 1876 ईस्वी में। एका विद्रोह यह अवध से जुड़ा हुआ है, अवध जो कि उत्तर प्रदेश कहीं से, 1921, इसका याद रखिएगा। बिरसा मुंडा विद्रोह यह बिहार, लेकिन अब वर्तमान में झारखंड में पड़ता है, याद रखिए। यह इस तरह से इनका क्रम याद रखें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसका वर्ष जो है 1899 से 1900 ईस्वी। प्रश्न संख्या 38 की ओर है। धुंधुपंत नाम था, धुंधुपंत नाम था नाना साहब का, धुंधुपंत नाम था नाना साहब का, तात्या टोपे का नाम था। याद रखिए, एक प्रश्न बनता है, धुंधुपंत किसका नाम था? धुंधुपंत, याद रखिए, 5 जून एक्चुअली इनका संबंध कानपुर से था, तो आप थोड़ा सा वर्ष भी याद रखिए। 5 जून 1857 को कानपुर अंग्रेजों के हाथ से निकल गया था। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र मतलब एडॉप्टेड सन नाना साहब को धोंधुपंत ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था, यानी नाना साहब का ही नाम धोंधुपंत था। इसमें उनकी सहायता जो की थी वह तात्या टोपे ने की थी, जिसका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये दोनों प्रश्न बनते हैं, रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे, और नाना साहब को धोंधुपंत के नाम से जानते थे। तो इस तरह से इसको याद रखें। प्रश्न संख्या 39 की ओर है। अजीमुल्लाह किसका अनुयायी था? अजीमुल्लाह नाना साहब का अनुयायी था, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 40 की ओर है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग, याद रखिए। प्रश्न संख्या 41 की ओर है। मंगल पांडे को मृत्यु दंड दिए जाने के पश्चात सर्वप्रथम विद्रोह कहां हुआ था? मेरठ में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। मौलवी अहमदुल्लाह के षड्यंत्र द्वारा मारने के लिए अंग्रेज ने 50,000 रुपए का इनाम किसको दिया था? पुवाइन के राजा को दिया था, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। प्रश्न संख्या 43 की ओर है। यह सामान्य जनता का विद्रोह था। 1857 के विद्रोह के विषय में उक्त कथन किसका था? यह याद रखिए, यह एस.बी. चौधरी की उक्ति थी, ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छा, इससे प्रश्न बनते ही हैं, इसलिए इसको एक बार आप समझ लें और याद भी रखें। 1857 के विद्रोह के बारे में कुछ इतिहासकारों का अलग अलग मत था, उसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह किसने कहा था? तो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर का कथन था। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया एक सुनियोजित संग्राम था। यह किसकी उक्ति थी? तो बी.डी. सावरकर की उक्ति थी। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, तो टी.आर. होम्स की उक्ति थी। यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ और भी नहीं था, यानी यह जॉन लॉरेंस की उक्ति थी। यह पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था, यह कथन सीले का था। और 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, और न ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजूमदार की यह उक्ति थी। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। बेंजामिन डिज़रायली का कथन था। एक और याद रखें, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। यह एल रीज, याद रखिएगा, रीज की उक्ति थी। इस तरह से इनसे प्रश्न बनते हैं, तो इसका याद रखें एक बार। प्रश्न संख्या 44 की ओर है। इनमें से किस गवर्नर जनरल के समय सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उसे कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की गई थी? लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 45 की ओर है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से यह निश्चित होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के सिंहासन का वर्ष 375 ईस्वी था? इसका सही जवाब मथुरा स्तंभ होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 46 की ओर है। प्रश्न संख्या 46वें प्रश्न की ओर है। दक्षिण भारत के में नगरम बस्तियों का स्वरूप क्या था? दक्षिण भारत में नगरम बस्तियों का स्वरूप क्या था? ऐसा गांव जहां व्यापारी और सौदागर एक साथ बसे थे और उसकी प्रमुखता यह थी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट वन। प्रश्न संख्या 47 की ओर है। दिल्ली सल्तनत में क्षेत्रीय राजस्व समनुदेशन को कहते थे? याद रखिए, इसका सही जवाब इकता, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 48 की ओर है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मालगुजारी का हक पेश किया था उपज के आधे भाग पर, उपज के आधे भाग पर, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 49 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मोहम्मद तुगलक के खिलाफ दोआब में बड़ी बगावत का कारण था? इसका सही जवाब होगा ग्रामीण इलाकों में कर वृद्धि, ग्रामीण इलाकों में टैक्स को बढ़ा देना, यह बहुत कारण बना। प्रश्न संख्या 50 की ओर है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 51 की ओर है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर सी बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में यानी 1784 ईस्वी में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी, फोर्ट विलियम पैलेस में, फोर्ट विलियम पैलेस। विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास की रचना है का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो याद रखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? यह भी अलग से प्रश्न बन सकता है। यह कालिदास की रचना है। मेघदूतम रघुवंशम
इस तरह से कालिदास के द्वारा जो रचनाएं रचनी गई हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो कि एशियाटिक सोसाइटी द्वारा किया गया किसी भी यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम ग्रंथ था। तो इतनी सारी जानकारी आप इसे याद रखें। प्रश्न संख्या 52 की ओर है। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, सत्यशोधक की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 जो कि सही है। 24 अक्टूबर 1873 को ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। 24 सितंबर 1873 को की गई थी। ध्यान रखिएगा, यह सब कभी कभी कन्फ्यूजन का वक्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 53 की ओर। प्रश्न संख्या 53, 19वीं शताब्दी में यंग बंगाल मूवमेंट के प्रेरक थे हेनरी विवियन डेरोजियो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 54, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था, किनके द्वारा? वीरे सलिंगम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो कि सही जवाब है। प्रश्न संख्या 55 की ओर है। जनरल विंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने पराजित किया था, यह सही जवाब कानपुर के निकट। ऑप्शन नंबर ए डी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 56 की ओर है। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजपूतों के संबंध में सही नहीं है? कौन सा एक राजपूतों के संबंध में सही नहीं है? इसका सही जवाब होगा वे भूस्पति वाले अभिजात वर्ग थे। भूस्पति, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 57 की ओर है। निम्नलिखित शासकों में किस एक ने उच्चाधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया था? इसका सही जवाब होगा हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 58 की ओर है। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर प्रबंध लिखा था? इसका सही जवाब होगा भोज ने। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 59 की ओर है। बंगाल के पाल शासकों के खिलाफ निम्नलिखित में से किस एक किरणक समुदाय ने विद्रोह किया था? इसका सही जवाब होगा कैवर्थ। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 60 की ओर है। 9वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक के गुजरात की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को जानने के लिए एक अधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका सही जवाब लेखा पद्धति होगा। ऑप्शन नंबर सी लेखा पद्धति। प्रश्न संख्या 61 की ओर है। दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? परांतक प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है परांतक प्रथम। संगम काल की 3 राज्यों में चोल राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली था। चोल राज्य, चोलमंडलम तथा कोरोमंडलम के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश के संस्थापक थे विजयालय थे। इस वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। प्रमुख शासक इसमें थे परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, कोलोतुंग। इस तरह से इनका क्रम याद रखिएगा, कभी कभी क्रम से भी प्रश्न आ जाता है। इसका सही जवाब समझ गए आप। प्रश्न संख्या 62 की ओर है। प्रश्न संख्या 62। अच्छा, 61वां प्रश्न का सही जवाब समझ में आ गया। दक्षिण भारत में चोलों के वास्तविक संस्थापक कौन थे? विजयालय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। प्रश्न संख्या 62 की ओर है। किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? राजराज ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। प्रश्न संख्या 62 का ए ऐसा सही है। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडिक चोल मंडलम बनाया था और इसकी राजधानी पोलन्नरूवा को राजधानी के रूप में स्वीकार किया था। यह भी आप थोड़ा सा याद रखें। प्रश्न संख्या 63 की ओर है। प्रश्न संख्या 63। राजराज प्रथम को चेरो, पांड्यों एवं श्रीलंका को पराजित करने के पीछे क्या आर्थिक लक्ष्य था? इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ होने वाले व्यापार को अपने नियंत्रण में रखना तथा चीन जाने वाले सामुद्रिक मार्गों को उन्मुक्त करना था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 64 की ओर है। दिल्ली का वह कौन सा भाग था जहां कुतुबुद्दीन ऐबक ने मध्यकालीन दिल्ली के तथाकथित 7 शहरों में से प्रथम शहर की आधारशिला रखी? इसका सही जवाब होगा मेहरौली। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 65 की ओर है। 65। प्रश्न संख्या 65 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सल्तनतकालीन इतिहासकार नहीं था? अब्बासू खान शेरवानी। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 66 की ओर है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में से किस वर्ष भारत लौटे थे? 1915 में, 1915 में। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। प्रश्न संख्या 67 की ओर है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुराल किस भाषा में है? धार्मिक तमिल भाषा में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 68 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारतीयों में व्यापारियों का निगम था? चतुर्वेदी मंगलम। ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। प्रश्न संख्या 69 की ओर है। तो तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है यह व्याकरण और काव्य से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तोलकपियम यह तमिल व्याकरण का एक प्राचीनतम ग्रंथ है। रिटन बाय तोलकापियार के द्वारा इसकी रचना की गई है। प्रश्न संख्या 70 की ओर है।
निम्नलिखित राजवंशी में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? देखिए, प्रश्न पूछने में जब नहीं आ जाता है तो इसका ध्यान बहुत बखूबी से ऑप्शन को पढ़ेंगे तो कदम्ब का चर्चा नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 71 की ओर है। कहाँ के राजा के रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों के विरुद्ध साथ निवेदन करने पर भी नहीं दिया, यानी कहाँ के राजा ने यानी रिक्वेस्ट करने पर भी साथ नहीं दिया था? ग्वालियर के राजा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। जियाजी राव सिंधिया ने। याद रखिएगा 1857। प्रश्न संख्या 72 की ओर है। 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 73 की ओर है। 1857 के विद्रोह में कौन सा व्यक्ति शहीद नहीं हुआ? कौन सा व्यक्ति? बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इन्होंने सरेंडर कर दिया था, जिसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका सही जवाब होगा कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही। फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। वायसराय आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो थे वो माउंटबेटन थे। ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न कंफ्यूजन वाले होते हैं, इसको बहुत खूबी पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 75 की ओर है। रोशन अख्तर ने सिंहासन रूढ़ होने पर कौन सी उपाधि धारण की थी? इसका सही जवाब होगा मोहम्मद शाह की। ऑप्शन नंबर सी होगा मोहम्मद शाह। देखिए, याद रखिएगा 13th मुगल एम्परर थे। बचपन का नाम रोशन अख्तर था। मोहम्मद शाह याद रखिएगा। भारत से दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। फिरोज तुगलक इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया था स्लैब्स दासों के लिए। दीवान ए बंदगान याद रखिएगा, दीवान ए बंदगान फिरोज तुगलक। प्रश्न संख्या 77 की ओर। प्रश्न संख्या 77 की ओर है। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय किसान निम्नलिखित की खेती नहीं करते थे? तो मक्का की खेती नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 78 की ओर है। प्रश्न संख्या 78 78 निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तकावी बांटी, जिसे सोंधर कहते थे? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तकावी क्या था? वह धन जो जमींदार राजा की ओर से गरीब खेतिहरों को खेती के औजार बनाने, बीज खरीदने और कुएं आदि बनवाने के लिए या किसी विशिष्ट संकट से पार पाने के लिए ऋण के रूप में दिया जाता था। याद रखिएगा, सोंधर एक महत्वपूर्ण समय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 79 की ओर है। प्रश्न संख्या 79 ग्रामीण बिचौलियों को गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दी गई रियासत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? याद रखिए, उसने उनकी भूमि को कर से मुक्त कर दिया था, यानी भूमि कर मुक्त हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 80 की ओर है। विजयनगर राज्य में प्रांतपति जो राज परिवार के नहीं थे किंतु योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाते थे, प्रायः क्या कहलाते थे? तो दंडनायक कहलाते थे। ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 81 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा संगम युग का एक लोकप्रिय देवता नहीं था? इसका सही जवाब होगा गणेश। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 82 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन से एक हड़प्पा स्थलों के समुच्चय में ऐसे ढांचे प्राप्त हुए हैं जिनमें अग्नि वेदिकाएं हैं? वह इसका सही जवाब बनवाली और कालीबंगन। ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए, बनवाली हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जौ और तांबे के वानाग्र वहां पर प्राप्त हुए हैं, जबकि कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कांच व मिट्टी की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। सिलवट्टा प्राप्त हुआ है। मिट्टी के मनके प्राप्त हुए हैं। यह सब प्रश्न अलग अलग बन सकता है, इसलिए इनको जरूर ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 83 की ओर है। हड़प्पा काल का एक कांसे का रथ जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुटी हुई है और इसमें एक नग्न मानव आकृति चला रही है, ये निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब होगा दाइमाबाद से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 84 की ओर है। हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? इसका सही जवाब होगा धौलावीरा से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। धौलावीरा जिसकी खोजकर्ता जेपी जोशी हैं, RS बिष्ट है। याद रखिए, वर्तमान में यह गुजरात का कच्छ जिला है। तो प्रश्न संख्या इसका जवाब सही जवाब है धौलावीरा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 85 की ओर है। भूमि अनुदान प्राप्तकर्ता को क्या विशेष अधिकार प्राप्त थे? यह इसका सही जवाब हो। 85 का सही जवाब यानी काश्तकारों या आसमियों का करारोपण, यह भी सही है। नकदी जिस अथवा बेकार के रूप में भूमि का किराया एवं कर वसूल। ऑप्शन ए और बी दोनों सही, यानी इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 86 की ओर है। प्रश्न संख्या 86 की ओर है। जीवन के 3 मुख्य उद्देश्यों तथा पुरुषार्थों अर्थात धर्म, अर्थ और काम क्रमशः क्या थे? यह नैतिक, भौतिक व मनुष्य की इंद्रियजन्य आवश्यकताएं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। प्रश्न संख्या 87 की ओर है। वैदिक युग में वर्ण शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त किया गया था? आर्यों और अनार्यों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। प्रश्न संख्या 88 की ओर है। पुनर्भू किसे कहा जाता था?
पुनर्भू पुनर्विवाहित विधवा को पुनर्भू के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 89 की ओर है। किस जैन ग्रंथ में यह वर्णन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में जैन धर्म अंगीकार कर लिया था? इसका सही जवाब जयधवल होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 90 की ओर है। कंबोडिया में निम्नलिखित में से किसने भारतीय संस्कृति का प्रचार किया था? इसका सही जवाब होगा कौंडिन्य ने। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 91 की ओर है। सर्वाधिक प्रयुक्त एवं प्रसिद्ध पाटलिपुत्र से तक्षशिला की ओर जाने वाले राजमार्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो मौर्य शासकों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 92 की ओर है। निम्नलिखित में से किस स्थान से महान राजमार्ग की शाखा भरूकच्छ यानी भरौच बंदरगाह की ओर जाती थी? इसका सही जवाब होगा कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 93 की ओर है। दक्षिण भारत में संगम प्रतिनिधित्व करता था यह कवि अकादमी का? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 94 की ओर है। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल का लेखक था यह लेखक तिरुवल्लुवर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 95 की ओर है। तमिलों के तीसरे महान संगम की पीठ स्थित थी मदुरई में? मदुरई याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 96 की ओर है। 9वीं शताब्दी का मेघातिथि किस ग्रंथ पर का टीकाकार था? इसका सही जवाब होगा मनुस्मृति। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 97 की ओर है। प्रश्न संख्या 97। चोल काल में ग्राम सभा को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के वर्ग का क्या नाम था? इसका सही जवाब होगा आयगार। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 98 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय सभा व्यापारिक हितों का प्रतिनिधित्व करती थी? यह याद रखिए। इसका सही जवाब होगा नगरम। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 99 की ओर है। प्रसिद्ध उत्तर मेरूर अभिलेख जिसमें ग्राम सभा की कार्यप्रणाली का विस्तार से उल्लेख किया गया है किस शासक के शासनकाल से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा परांतक प्रथम। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 100 की ओर है। महासभा की बैठकें सामान्यतः कहाँ आयोजित होती थी? यह गांव के मंदिर में ही होती थी। इस तरह से ये थे 100 प्रश्नों की श्रृंखला और उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। इसको आप बार बार देखें और इसके और भी प्रश्न हम अगले वीडियो में लाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।